ओके बच्चों, तो हम आपको पहले सिखाएंगे बेटा कि एग्जाम में हम पहले आपको सिखाने वाले हैं बच्चों कि एग्जाम में हमें कॉपी को कैसे लिखना है, तो इसको हमें सीखेंगे। तो सबसे पहले बच्चों आपको मिलने वाला है परीक्षार्थी का अनुकीर्णन। तो ये चीज आपको वहां पर लिखी मिलेगी, परीक्षार्थी का अनुकीर्णांक। तो पहला पॉइंट तो बच्चों आपको ये मिलने वाला है। जो इसमें आपको 2 पॉइंट और मिलेंगे, वो रहेंगे आपके अंकों में और फिर रहेगा आपका शब्दों में। तो पहला पॉइंट बच्चों आपको ये मिलने वाला है। उसके बाद दूसरा पॉइंट मिलेगा बच्चों आपको विषय एवं प्रश्न पत्र। विषय एवं प्रश्न पत्र, तो ये मिलने वाला है बच्चों। उसके बाद आपको तीसरा पॉइंट मिलने वाला है परीक्षा का दिन। परीक्षा का दिन। इसके बाद बच्चों आपको मिलेगा विषय एवं प्रश्न पत्र। बच्चों यहाँ पे हो गया। फिर परीक्षा का हमारा दिन आएगा, फिर आएगा आपको संकेतांक। इसके बाद आपको परीक्षा तिथि आएगी बच्चों। इसके बाद आपको आएगा केंद्र का नाम। तो ये ऑप्शन बच्चों आपको मिलने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए, पहला है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, अंकों में लिखना है, उसको शब्दों में लिखना है। तो जो भी आपका प्रवेश पत्र है उस पर आपको रोल नंबर मिला है, अच्छा लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको वो अनुक्रमांक लिख देना है। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए लिख दे रहा हूँ 86523458 तो इस तरह से 10 अंकों का आपका इस बार अनुक्रमांक होगा। तो आपको शब्दों में कैसे लिखना है बच्चों, इस चीज को हम समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए, आपको वहां पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार इस तरह से लिखना है। तो आपको लिखना कैसे, इन वर्डों को सिंगल सिंगल करके लिखिए। जैसे लिख रहा है आपका 8, तो आपको इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश में लिखिए, या हिंदी में लिखना है तो हिंदी में। मेरा मानना है कि आप हिंदी में लिखे तो अच्छा रहेगा। तो ये लिखा हुआ है बेटा आपका 8, यहाँ पे लिख रहे हैं आपको 8। इसके बाद 6, उसके बाद 5, 2, 3, 2, 4, 5, 8 और 0 तो इस तरह से आपको शब्दों में। तो यहां तक समझ आ रहा है बच्चों को? ओके बेटा। इसके बाद है आपका विषय एवं पत्र। तो विषय में आपको पहला पेपर है तो आपको लिखना है हिंदी। लिखना है बच्चों हिंदी। और जब दूसरे पेपर हो तो उसमें इंग्लिश लिखिए, एसएसटी लिखिए, जो भी आपका सब्जेक्ट हो वो आप लिखते रहेंगे। इसके बाद आपको वहां पर कॉलम मिलेगा प्रश्न पत्र। तो प्रश्न पत्र में आपको 2 तरीके से आप लिख सकते हैं। एक तो तरीका ये है, प्रश्न पत्र में आप लिख देंगे प्रथम। यदि आप प्रथम की बजाय लिखना चाहें तो केवल भी लिख सकते हैं। या तो आप केवल वर्ड लिख दें या केवल आप प्रथम लिख दें। तो आपको विषय हिंदी लिख दिया, प्रश्न पत्र वाले कॉलम में आपको या तो प्रथम लिखना है या फिर केवल लिखना है। इसके बाद है बच्चों परीक्षा का दिन। तो परीक्षा आप किस दिन देने जा रहे हैं, कल कौन सा दिन है? कल है आपका बृहस्पतिवार। तो आप यहाँ पर बृहस्पतिवार इस तरह से बनाएंगे। उसके बाद है आपका संकेतांक। तो जो आपका एग्जाम होगा, एग्जाम में आपका संकेतांक लिखा आता है बच्चों। जब आप पेपर को पढ़ेंगे तो कोने पर डार्क शब्दों में लिखा होगा वो संकेतांक होता है। जो 3 अक्षरों का होगा, जैसे 302 BC। तो इस तरह से आपका वहां पर आएगा, 3 अंकों का अक्षर आएगा और यहाँ ब्रैकेट में कुछ ना कुछ लिखा होता है ABCD के रूप में। तो ये संकेतांक होता है।
इसका मतलब ये होता है कि आप इस वाले पेपर में से अपनी कॉपी लिख रहे हैं। तो यहाँ तक समझ में आया बच्चों? इसके बाद है परीक्षा तिथि। तो तिथि का मतलब होता है दिनांक, यानी तारीख क्या है, डेट क्या है तिथि। तो कल आप 16 लिखे, फिर 2023। तो इस तरह से आपकी तिथि आ जाएगी। इसके बाद है केंद्र का नाम। इसको ध्यान से देखें, कुछ बच्चे अपने स्कूलों का नाम लिखते हैं, तो अपने स्कूल का नाम लिखना। इसमें केंद्र का नाम जब आप अपना प्रवेश पत्र में देखेंगे, यदि आपके पास है जैसे हमारे गर्ल्स का केंद्र का नाम है डॉक्टर शिवचंद शर्मा इंटर कॉलेज। तो यहाँ पर आपको उसमें से देख लीजिए जो लिखा हुआ है उसको लिख देना है। जैसे शिवचरण शर्मा इंटर कॉलेज, इंटर कॉलेज हो गया जी। उसके बाद दौला। तो इस तरह से बच्चों आपको केंद्र का नाम लिख देना है। जो बॉयज का जहां पर भी सेंटर है, वो जैसे गांधी इंटर है, गांधी इंटर कॉलेज जैसा है, तो वो बॉयज इस तरह से लिखेंगे। तो इस तरह से बच्चों आपको परीक्षा में सारी चीजें ध्यान से बिल्कुल भरनी है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। और एक बार इन सारी चीजों को आप अपनी डायरी में या अपनी प्रैक्टिस नोटबुक में इन्हें नोट कर ले जल्दी से। आपके पास ओनली 2 मिनट है, इन्हें नोट कीजिए बच्चों। अब बच्चों हम बात करेंगे एग्जाम में होने वाली मिस्टेक्स या होने वाली गलतियां। तो ये गलतियां बच्चे एग्जाम में बहुत ज्यादा करते हैं। तो ये गलतियां एग्जाम में आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब कौन कौन सी गलतियां हैं बच्चों, इन गलतियों को आप बिल्कुल ध्यान से सुने, क्योंकि एक एक नंबर करके मैं आपको समझाने वाला हूं। तो सारे पॉइंटों को आप बहुत अच्छे से सुने, जब भी आपको सारा कुछ समझ में आएगा। नंबर 1 आपको ध्यान रखना बेटा, जब आप एग्जाम की कॉपी को लो तो सबसे पहले पूरी कॉपी को एक बार पलट कर देखना। क्योंकि पलटने से क्या होगा कि यदि कॉपी के अंदर आपके जो लाइंस है, कॉपी में जो लाइंस होती है जो आड़ी तिरछी छपी हुई है, तो आप कॉपी को रिटर्न कर दें। यदि कॉपी कहीं से आपकी फटी हुई है तो रिटर्न कर सकते हैं, उसकी पिन वगैरह निकली हुई है तो आप उसको रिटर्न कर सकते हैं। तो ध्यान रखें, कॉपी को एंट्री करने से पहले एक बार जरूर चेक कर लें। तो पहला पॉइंट बच्चों समझ में आया कि कॉपी को चेक जरूर करना है आपको अच्छे से। अब चलते हैं बच्चों दूसरा पॉइंट। अब कुछ बच्चे करते क्या है कि कॉपी आपको चेक करनी है पहले, इसको कॉपी चेक बोल देंगे हम। दूसरे पॉइंट में करते क्या है, जब आपका पेपर शुरू होता है तो कुछ बच्चों की हैबिट होती है कि कॉपी के फर्स्ट पेज पर कुछ ना कुछ वो लिख देते हैं। जैसे कुछ बच्चे ऊपर लिखेंगे जी ओम नमः शिवाय, कुछ बच्चे लिख देते हैं 786, कुछ बच्चे क्रॉस बना देते हैं। तो कुछ भी आपको कॉपी पर नहीं लिखना है। तो क्योंकि एग्जाम में धर्म से रिलेटेड आप कुछ भी नहीं लिख सकते, इस बात का स्पेशल ध्यान रखें कि मानते हैं कि इन सब चीजों से हमारी शुरुआत अच्छी होती है, और भगवान का नाम अपने दिमाग में रखे बेटा, अपने मन में रखे, दिल में रखे, किंतु कॉपी पे ऐसा कुछ भी हिंट ना बनाए। यदि आपने ऐसा कुछ भी बनाया कॉपी पे तो इसका मतलब ये होता है कि आपने कॉपी के साथ छेड़छाड़ की है और आपको एग्जामिनर फेल कर सकता है। तो ये गलती, इस तरह की गलती आपको वहां पर नहीं करनी है। तो ये 2 पॉइंट समझ में आए बच्चों। तीसरी गलती सबसे ज्यादा बच्चे करते क्या है कि लाइन छोड़ छोड़ कर लिखते हैं। लाइन छोड़ छोड़कर आपको लाइन छोड़कर नहीं करना है। आपने यहां पर लिखा, उसके बाद दूसरी लाइन लिखे, तीसरी लाइन लिखे, चौथी लाइन लिखे, और यदि ये लाइन आपकी आधे में खत्म हो जाती है तो आप अगली लाइन फिर शुरू से करें। और जब आपका क्वेश्चन खत्म हो जाए तो आपको कम से कम ध्यान रखें 3 लाइन का गैप देना है, तब अगला क्वेश्चन आपको शुरू करना है। तो लाइन छोड़ के लिखना नहीं है। अब जब आपका क्वेश्चन खत्म हो जाए, क्वेश्चन का आंसर खत्म हो जाए, तो आपको 2 या 3 लाइन का गैप देना है, उसके बाद ही आपको आगे लिखना है। तो ये पॉइंट बच्चों समझ में आ गया होगा आपको। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। इसके बाद चलते हैं बच्चों
आगे आपको करना क्या है कि आपको कॉपी के किसी भी पेज पर अपना नाम वगैरह नहीं लिखना है। यहाँ तक कि आप जब इंग्लिश का पेपर भी कर रहे हो तो इंग्लिश के पेपर में भी आप कोई भी अपना नाम, सिग्नेचर वगैरह कुछ भी ना करें। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आगे जो आपको अभी चीजें नहीं करनी है कि जब आप प्रश्न का आंसर लिखें, जब आप क्वेश्चन का आंसर लिखें तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि बच्चों आंसर में कोई भी बैड लैंग्वेज यूज नहीं करनी बेटा। बैड लैंग्वेज आपको यूज नहीं करनी है। जैसे कुछ बच्चे क्वेश्चन की लेंथ बढ़ाने के लिए उसकी लिखने जाते हैं तो अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना है। तो यहां तक बच्चों आई थिंक आप समझ गए होंगे। इसके बाद कोई भी बैड लैंग्वेज किसी भी टीचर को गाली नहीं लिखनी है, बदतमीजी लिखनी है, कोई फिल्मी डायलॉग नहीं लिखना है, ना ही कोई कहानी लिखनी है। तो इस तरह की लैंग्वेज आप यूज ना करें। उसके बाद कुछ बच्चे क्या करते हैं, रिक्वेस्ट कर लिख देते हैं क्वेश्चन के पीछे या कॉपी के पीछे, सर प्लीज मुझे पास कर दीजिए, शादी होने वाली है। तो कुछ भी बहाना आप लिख देते हैं। ध्यान रखें वो आपको जानकार तक भी नहीं है, आप उसके लिए अननोन हो। तो इस तरह की रिक्वेस्ट आपको पेपर में बिल्कुल भी भूल कर ना लिखें। ऐसा करने से भी आप फेल हो सकते हैं। उसके बाद कुछ बच्चे होते हैं जी, अमीर बाप की औलाद होते हैं, ब्राह्मण वाले बच्चों, वो करते क्या है, कॉपी के अंदर कोई 10 रुपए रख देता है, कोई 50 रुपए रख देता है। आप और अमीर हो तो आप 100 रुपए रख दोगे, 500 रुपए रख देते हैं बच्चे। तो ध्यान रखें आप टीचर को भाई खरीद नहीं सकते, आप उसके ईमान को नहीं खरीद सकते। आप सोचिए कोई टीचर 150-200 रुपए के लालच में क्या आपको पास कर देगा? क्या वो केवल इतना सस्ता है कि 100 रुपए 500 रुपए लेकर आपको पास करेगा? तो भैया ऐसे आप 100 रुपए 200 रुपए वगैरह कोई सा भी नोट कैसी भी धनवाया आप उसपे ना लिखें। तो ये आपको पॉइंट ध्यान रखना। तो यहाँ तक बच्चों समझ में आ गया होगा आपको, ये सारी गलती आपको वहां पे नहीं करनी है। अभी मैं आपको गलती बता रहा हूँ, आगे बहुत कुछ बताने वाला हूँ, बस वीडियो में बने रहे, कोई भी लाइव सेशन को छोड़ के नहीं। उसके बाद आपको ध्यान रखना है बच्चों, कुछ बच्चे कॉपी भरने के चक्कर में कुछ भी ऊट पटांग लिखते रहते हैं। बस वो सोचते हैं कि भाई जितना मैं ज्यादा लिखूंगा इतने मुझे ज्यादा नंबर मिल जाएंगे। तो ये गलत है। तो बस आपको ध्यान रखना है कि आप किसी का भी आंसर लिख रहे हो तो आंसर लिखते समय वो आंसर उस क्वेश्चन को रिलेट करना चाहिए, उस क्वेश्चन से ही संबंधित होना चाहिए। यदि उससे संबंधित नहीं है तो आप चाहे कुछ भी लिखो, किसी भी कहानी लिखो, कहीं का कुछ भी लिखो, आपको टीचर नंबर देने वाला नहीं है। तो ध्यान रखें कि फालतू की बातें ना लिखें। क्वेश्चन से रिलेटेड आप कितना ही बड़ा लिख दो चलेगा, पर क्वेश्चन से आउट है, टॉपिक से आउट है, तो भाई आपको नंबर मिलने वाले नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है जी। उसके बाद आपको अगला ध्यान रखना है कि जब आप कुछ भी सेंटेंस लिख रहे हैं, जैसे कि आप लिख रहे हो मोहन गाना गाता है फॉर एग्जाम्पल, तो आपने गाना वर्ड गलत लिख दिया। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको पूरा काट देते हैं, इस तरह से काटने का प्रयास करते हैं, फ्लूड लगाते हैं जी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। यदि गलती हो ही गई है तो आपको करना क्या है, बस आप इसमें हल्का सा, आप कच्ची पेंसिल ले लेना और कच्ची पेंसिल से ना आप ऐसे हल्का सा क्रॉस मार, जिससे टीचर ध्यान से देखे तो ही उसे मिस्टेक दिखाई दे, अन्यथा ना दिखाई दे। तो ऐसा पूरा कलरफुल करने का, रंगने का जरूरत नहीं है, आपको हल्का सा कट मार दीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें, इस तरह से आप कटिंग कर सकते हैं। और दूसरी बात, यदि आप पूरा लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं और उसमें कटिंग हो जाती है तो आप भाई उसमें कटिंग ही ना करें, उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि टीचर के पास इतनी फुर्सत नहीं होती कि आपके एक एक वर्ड को वो पढ़ेगा। यदि आपने वहां पे कट किया, फ्लूड वगैरह लगाया, ऐसे खींच दिया, तो भाई उसे जरूर ध्यान देने वाला है, वहां पे वो चीजें हाईलाइट होगी तो उसी चीज को जरूर पकड़ेगा। तो ध्यान रखें कटिंग पर ज्यादा फोकस ना करें और कटिंग करने से बचे, चाहे आप थोड़ा स्लो लिखें पर कटिंग करने से आप बचे बच्चों। तो इस बात को आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद चलते हैं बच्चों, आपको कॉपी में मैंने बताया था आपको कि 2 ब्लैक पेन और 2 ब्लू पेन आपको साथ लेके जाने हैं। और ब्लैक पेन ब्लू पेन बॉल पेन होने चाहिए और उन्हें एक दिन आज ही मतलब चला के अच्छे से चेक कर ले, तो गंदगी फैलाने वाले होने चाहिए। किसी की स्याही निकल रही है, आपको झड़क झड़क के उससे लिखना पड़ रहा है,
तो भाई ऐसी सिचुएशन वहां पे क्रिएट ना हो, इसलिए आप अच्छी क्वालिटी के पेन लें और उनको थोड़ा सा चलाकर यहीं पर टेस्ट कर लें, जिससे वहां आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। तो अच्छे पेन का आपको इस्तेमाल करना है। और उसके आगे याद रखने का सबसे मेन चीज आपको टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेज आपको करके चलना है। हो सके तो आप घड़ी पहन के जाए, क्योंकि घड़ी से आपको आइडिया रहता है कि भाई मुझे एमसीक्यू को कितनी देर में निपटाना है, उसके बाद लघु क्वेश्चन कितनी देर में निपटाने हैं, जीवन परिचय कितनी देर में करना है, निबंध कितनी देर में करना है। तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कल के पेपर में, बाकी अदर पेपर्स में भी। तो आपको टाइम मैनेज करने के लिए आपको घड़ी जरूर पहन के जाए। वहां पर मोबाइल फोन वगैरह लेके मत जाना, क्योंकि मोबाइल में भी घड़ी होती है, तो वो सब चीजें बाहर छीन ली जाएगी आपकी, और हो सकता है फोन आपको रिटर्न भी ना मिले। तो फोन वगैरह लेके ना जाए, टाइम के लिए अपनी वॉच पहन कर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। टाइम मैनेजमेंट से बच्चों अब मुझे दो बात ध्यान और आती है कि जैसे आप एग्जाम वहां पर जाओगे और आपको कॉपी मिलेगी, तो कॉपी में बच्चों केवल आप प्रीवियस पत्र से एंट्री कर सकते हैं, समझ रहे हो। और जो एग्जाम होगा उसे लेकर टीचर आपके सामने खड़ा होगा, आपके सामने आपका लिफाफा खोलेगा एग्जाम का। और ध्यान रखिए बच्चों, जब तक टीचर आपको प्रश्न पत्र हाथ में ना दे दे, तब तक कॉपी में आप एंट्री के अलावा एक शब्द भी मत लिखना, क्योंकि आपने प्रश्न पत्र हाथ में आने से पहले ही कुछ लिख दिया तो वो चीटिंग के दायरे में आता है। तो ये बात ध्यान रखिए टाइम की। और लास्ट चीज, जब आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा तो लास्ट में आपको एक बेल लगेगी। उसका मतलब ये होता है कि आपका पेपर खत्म होने वाला है, केवल 15 मिनट बचे हैं। ध्यान रखना बच्चों, जब वो बेल लगती है तो उसका मतलब है कि 15 मिनट बचे हैं आपका एग्जाम लेने में। तो जैसे ही आपके 15 मिनट का बेल लग जाए, तो आप जहां भी एग्जाम कर रहे हैं उस एग्जाम को वहीं छोड़ दीजिए, मतलब राइटिंग को रोक दीजिए। अब आपको करना क्या भैया, पूरा पेपर जितना भी आपने लिखा है उस पूरे पेपर को ना रिवर्स करिए, मतलब रिवाइज कीजिए। आपने कहीं मात्रा तो गड़बड़ नहीं कही है, कहीं पर आप आंसर नंबर तो डालना नहीं भूल गए हैं। तो इस तरह की जो छोटी छोटी मिस्टेक है, आपका पूरा सेंटेंस खत्म होने के बाद फुल स्टॉप लगाना तो नहीं भूल गए, कहीं क्वेश्चन मार्क लगाना तो नहीं भूल गए। तो इस तरह की मिस्टेक्स आपको खत्म कर देनी है, उन्हें एडिट कर लेना है। तो ये थी बच्चों मिस्टेक्स जो हम बहुत ज्यादा एग्जाम हॉल में करते हैं। इसके बाद जो आपका रोल नंबर है अंकों में शब्दों में जो मैंने एंट्री बताई है, उसको साफ साफ में एक बार घर पे प्रैक्टिस जरूर कर लेना। तो ये सारी गलतियां जो मैंने बताई इसका आपको एग्जाम हॉल में नहीं करनी है। इसके अलावा कुछ मिस्टेक्स है कि कोई भी बच्चा फालतू के फैशन वगैरह में जाए, अपने शूज वगैरह ना पहन के जाए, क्योंकि जब वहां पर चेकिंग होती है तो शूज और सॉक्स वगैरह आपके बार बार उतरवाए जा सकते हैं, जिनमें आपका टाइम वेस्ट होगा। और एग्जाम से पहले अपना बाथरूम वगैरह होके अपना टॉयलेट वगैरह जाना है जिसको, तो जाके बिल्कुल जाए, जिससे आपके 5-10 मिनट वहां पर बच जाए। तो छोटी छोटी बातें बच्चों, इन्हें यदि आप ध्यान रखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करने वाले। कोई बच्चा बिल्कुल नर्वस ना हो, बिल्कुल घबराए ना। आपके जीवन की पहली परीक्षा है बच्चों, घबराने से कुछ नहीं होना। आप यदि अच्छे से ध्यान दोगे, ये सारे रूल्स सारी मिस्टेक्स वगैरह पर ध्यान दोगे, तो मुझे उम्मीद है आप बहुत ही अच्छा करने वाले। तो उम्मीद करता हूं आपको सारी मिस्टेक समझ में आ गई होंगी कि कौन सी मिस्टेक आपको नहीं करनी है, कौन सी मिस्टेक से आपको बचना है। तो ये टॉपिक था होने वाली मिस्टेक से। तो बच्चों अगला टॉपिक रहेगा हमें कि सर हम शुरुआत कैसे करें, तो पूरे प्रश्न पत्र को सोल्व कैसे करना है, ये अब मैं आपको समझाने वाला हूं। तो बच्चों अब हम करते हैं आपकी कॉपी की शुरुआत, कि आपको कॉपी में कैसे चालू करेंगे जी एग्जाम। तो जब आपकी नोटबुक मिल जाए तो आपने अच्छे से एंट्री कर दी, कॉपी की चेकिंग वगैरह कर ली, तो अब हम शुरुआत करते हैं आगे के प्रोसेस की। तो बच्चों जब आप कॉपी में एंट्री कर लेंगे, तो ध्यान रखें आपको कॉपी में एंट्री करने के बाद जब आपको प्रश्न पत्र मिले, तो प्रश्न पत्र में सबसे पहले अपना अनुक्रमांक मतलब रोल नंबर और अपना नाम, कोने पर ही कॉलम होता है नाम का, तो नाम और अनुक्रमांक वहां पर लिख दें।
तुरंत ही, क्योंकि आप सोचेंगे मैं बाद में लिख दूंगा तो हम डायरेक्ट भूल जाते हैं, और जब टीचर वहां पर आएगा सिग्नेचर लेने के लिए और अपने सिग्नेचर कॉपी में करने के लिए, तो वो आपको डांट सकता है, आपकी पिटाई तक भी लगा सकता है। तो आपके हाथ में प्रश्न पत्र आ गया, आपने उसपे सिग्नेचर भी कर लिए, अब करते हैं पेपर की शुरुआत। तो मानो ये आपकी कॉपी है, तो हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें एमसीक्यू सोल्व करने हैं, और एमसीक्यू आपको ओएमआर सीट में सोल्व करने हैं। जिन बच्चों को नहीं पता कि भाई ओएमआर सीट में हमें कैसे उनके आंसर लिखने हैं, तो उनके लिए बता दूं कि हमने ओएमआर सीट कैसे भरे, ये एक वीडियो बनाया हुआ है, तो उस वीडियो को आप ध्यान से देखें, तो आप ओएमआर सीट अच्छे से भरना सीख जाएंगे। तो इस टॉपिक को हम यहाँ पे दोबारा से कवर नहीं करेंगे, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। और आपको एग्जाम में क्या करना चाहिए, कौन से टिप्स फॉलो करने चाहिए, इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उस वीडियो को चेक करें, उसमें भी आप ये सारी बातें सीख जाएंगे जो मैंने आपको अभी समझाई थी। पर अब अभी मैंने आपको डॉट समझाए थे कि क्या नहीं करना है, और उस वीडियो में समझाया कि क्या करना है, तो उस वीडियो को जरूर वॉच करें बच्चों। उसके बाद हम दोबारा से अपने टॉपिक पर आते हैं कि शुरुआत हम कैसे कर रहे हैं। तो एमसीक्यू तो आपके ओएमआर सीट में हो जाएंगे, उसके बाद का जो प्रोसेस शुरू होगा वो कैसे करना है, ध्यान से देखें। तो आपको जब कॉपी मिले, तो आपको सबसे पहले इधर एक लाइन खींचनी, केवल इधर, इस साइड आपको कोई भी लाइन नहीं खींचनी है। तो यहाँ पर लाइन खींच गई बच्चों, और यहाँ पर आपको लिखना है प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर संख्या, तो जैसे मानो प्रश्नोत्तर संख्या आपका 2 है, तो यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या, और यहाँ पे ऐसे डबल लाइन खींचते। तो ये क्या हो गया, प्रश्नोत्तर संख्या। यहाँ पर जो भी नंबर है 2 3 4 5 जो भी आपका नंबर है वो यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद दूसरे का क्या कर रहे हो, तो उसको लिखा जाता है आपको यहाँ पर ऐसे करके, और इसको करने के बाद आपको बस एक एरो लगा देना है, यहाँ पर अंडरलाइन कर देना है, इसके आगे आपको आंसर लिखना शुरू कर देना है। तो ध्यान रखिए बच्चों, क्वेश्चन तो हम कॉपी करेंगे नहीं, केवल यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या डाल है और यहाँ पर उसका के डालो और आंसर साफ 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 लिखना शुरू कर दो। तो इस तरह से हम प्रश्नों की संख्या डालें। जब आपका प्रश्नोत्तर संख्या 2 खत्म हो जाए, पूरा आंसर खत्म हो जाए, तो खत्म होते ही आपको उसके पीछे मानो ये आपने आंसर लिखा है, कुछ भी लिखा है आपने, तो आपको ये खत्म होने के बाद अपना स्केल ले और उसके नीचे इस तरह से 2 लाइन खींच दे। तो इस लाइन का मतलब होता है कि भाई आपका आंसर फिनिश हो गया है, यहाँ पर ये स्टॉप है, तो ये काम जरूर। ये टॉपरों की निशानी है, टॉपर बच्चे इस तरह से करते हैं आंसर को फिनिश। तो उम्मीद है कि ये बहुत अच्छा लगा होगा आपको। आगे चलते हैं बच्चों, जैसे आप अगला क्वेश्चन शुरू करेंगे, तो आपको मैंने बताया कि 3 लाइंस का आपको गैप रखना है, 3 लाइंस का गैप रखें, उसके बाद आपको अगला प्रश्नोत्तर संख्या डाल देनी है, प्रश्नोत्तर संख्या तीसरा, और यदि उसका भी के है गया तो आपको यहाँ पर के डालना है और उसका आंसर शुरू कर देना है। तो बच्चों इस तरह से आपके क्वेश्चनों की संख्या आगे बढ़ती है। तो अब बच्चों आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दूं, पॉइंट बता दूं कि ये जो आप आंसर लिख रहे हो, ये आपको ना क्रम से लिखने भाई, ये इनमें गैप नहीं करना है। कुछ बच्चे करते हैं पहले दूसरा किया, फिर 5वां किया, फिर 7वां किया, फिर 10वां किया, फिर 11वां, फिर 13वां, तो इस तरह से बहुत ज्यादा खिचड़ी पका देते हैं। और क्योंकि उन बच्चों को सिखाया गया होता है कि भाई जो पहले आए ना वो करो, ये सही बात है कि जो हमें पहले आ रहा है ना वो ही करना है, पर भाई वो भी हमें सीरियल से करना है। तो ये तो नॉर्मल बच्चे गड़बड़ करते हैं। अब नॉर्मल बच्चे की गड़बड़ से क्या दिक्कत आती है सुनो, आपने मानो पहले 8वां क्वेश्चन किया, फिर उसके बाद आपने 12वां कर दिया, फिर आपने भाई 14वां कर दिया, फिर सीधा आप तीसरे पर आ गए, फिर आप दूसरे पर आ गए, इसके बाद 5वें पर आ गए। तो आप तो जो आपको आता जा रहा है वो करते जा रहे हो, पर काफी का क्या हाल हो रहा है इसको तो ध्यान रखो। आपने 8वां चेक किया, जब 8वां का आंसर किया, जब टीचर आपके आंसर को चेक करेगा तो बेचारा वो 8 पेज पलटेगा, फिर उनके क्वेश्चन को पढ़ेगा, फिर उसके बाद आपके आंसर को पढ़ेगा, उसके बाद फिर 12 पे फिर वो 4 पेज पलटेगा,
फिर आगे का चेक करेगा, अब आगे 14 में फिर 2 पेज पलटेगा, फिर 3 बार, अब पीछे को पलटेगा भाई 10 पेज। तो देखो कितनी इरिटेशन दे रहे हो आप टीचर को, कितना माइंड उसका खराब कर रहे हो। यदि ऐसी स्थिति वहां पे पैदा करते हो तो टीचर भाई हाइपर हो जाते हैं, बीपी हाई हो जाता है टीचर का, और ऐसी स्थिति में वो आपके नंबर को काट लेता है। और कभी कभी तो इतना गड़बड़ झाला हो जाता है कि यहाँ पे टीचर ने 12 नंबर देखा और एक पेज गलती से ज्यादा पलट गया, अब वो भाई 10वें से उसने मैच कर दिया जल्दबाजी में, आपके नंबर काट दिए। तो ऐसी गलती वहां पे ना करें। अब क्वेश्चन है कि सर फिर करें कैसे, इसको ध्यान से समझे कि करना कैसे है। तो आपको करना इस तरह से है बच्चों कि जैसे आपने दूसरा क्वेश्चन किया, समझ रहे हो, दूसरा किया, दूसरा करने के बाद आपको तीसरा नहीं आता तो उसकी जगह खाली छोड़ दीजिए, चौथा नहीं आता उसकी जगह खाली छोड़ दीजिए, पांचवा आता है उसको आप कर लीजिए, छठा नहीं आता जगह खाली छोड़ो, सातवां आता है उसको कर दीजिए। तो इस तरह से आप पूरा करेंगे। और जब आपका जो आपको आता है वो खत्म हो जाए, अब जो आपको थिंक टाइप है, जो बना बना कर लिखने, अब उनको करना है। तो जो जगह आपने खाली छोड़ी, अब वहीं पर जाइए, क्वेश्चन पढ़िए तीसरे नंबर का और वहां पर उसे लिखना शुरू करें। उसके बाद चौथा लिखेंगे आप वहां पर लिख दीजिए, फिर छठा लिखेंगे आप उसे लिख दीजिए। तो आपने सारा किया, किंतु जब आपने पूरी कॉपी को फाइनल चेक किया तो आपने क्या देखा कि सारी कॉपी ना सीरियल से हो गई है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो इस तरह से पूरी कॉपी आपकी सीरियल से तैयार है। तो समझ आ रहा है बच्चों। तो इस तरह से आपको वहां पर पूरा पेपर करना है। तो इससे क्या है कि क्रम से भी हो जाएगा और टीचर को कॉपी चेक करने में बिल्कुल भी दिक्कत आने वाली नहीं है। तो इस पॉइंट को वहां पर ध्यान रखें। तो अब हम बात करेंगे जीवन परिचय के बारे में। जब आप जीवन परिचय का क्वेश्चन लिखेंगे तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, जो हमने जीवन परिचय याद किया हुआ है उसी को हम लिख लेते हैं। अब मैं आपको टॉपर का तरीका बताता हूँ, टॉपर बच्चे जीवन परिचय को कैसे करते। तो आपने आप पहले वहां पर क्वेश्चन का नंबर डाल दिया कि आपने 5वां किया, यहाँ पे लिख देंगे आप के, आप क्या कर रहे हो। तो आपको करना क्या है, ध्यान से सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डालना है आपको, संक्षिप्त, संक्षिप्त जीवन परिचय। क्या डाला है बच्चों, संक्षिप्त जीवन परिचय। तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे पहले आप नाम, फिर डालेंगे उनकी जन्म तिथि, फिर डालेंगे आप मृत्यु तिथि, फिर डालेंगे पिता का नाम, फिर डालेंगे माता का नाम, फिर डालेंगे प्रमुख रचना, प्रमुख रचना है। तो ये डिटेल्स आपको भरने के बाद इसको इस तरह से वहां पर बॉक्स में बंद कर दीजिए। जैसे नाम आप लिख रहे हैं जी, मानो जयशंकर प्रसाद, तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद हो गया आपका, उनकी जन्म तिथि लिख दें जो भी है, उनकी मृत्यु तिथि लिख दें, उनके पिता का नाम लिख दें, माता का नाम लिख दें और उनकी रचनाएं लिख दें, जैसे काम आएगी हो गया जी, जो भी मतलब उनकी रचनाएं हैं जो आपने याद की है, तो वो चीज आप यहाँ पे लिखें। ओके बच्चों, ये लिखने के बाद आपको तब शुरू करना है जो मैंने आपको मास्टर जीवन परिचय सिखाया हुआ है, तब लिखेंगे यहाँ से जीवन परिचय लिखा है आपने, उसके बाद उसके बारे में लिखना शुरू कर देंगे जो भी मैंने आपको जीवन परिचय सिखाया है या आपने किसी मॉडल से याद किया हुआ है, तब जीवन परिचय, उसका साहित्यिक परिचय, उसकी प्रमुख रचनाएं वगैरह सारा कुछ डिटेल में लिखेंगे। तो संक्षिप्त जीवन परिचय जरूर लिखें, ऐसा करने से आपको पूरे मार्क्स गारंटी से मिलेंगे। आप यदि नॉर्मल ढंग से करते हैं तो 5 नंबर का क्वेश्चन है तो उस पर टीचर आपको 3 या 4 ही देगा, और इस तरह से लिखेंगे तो गारंटी टीचर आपको पूरे ही नंबर देने वाला है। तो जीवन परिचय का क्वेश्चन हम इस तरह से हैंडल करते हैं। उसके बाद बच्चों चलते हैं हम आगे। तो ये चीजें आपको यदि लग रहा है कि कॉपी करनी है तो मैं आपको 30 सेकंड का समय देता हूं, आप इसे कॉपी कर लीजिए।
बाद बच्चों आपको बताता हूँ कि जो आपके गद्य में से कल के पेपर के विषय में बता रहा हूँ, जो आपका गद्य वाला क्वेश्चन आएगा, उसमें जो पेसिज आएगा उसके नीचे आपको 3 क्वेश्चनों के आंसर मिलेंगे, तो उसको कैसे हैंडल करना है। ये क्वेश्चन आपको गद्य में भी मिलेगा, काव्य में मिलेगा। तो सबसे पहले आप उसका नंबर डाल दीजिए, जो भी आपका प्रश्नोत्तर संख्या है। तो मान लो प्रश्नोत्तर संख्या आपका वो तीसरा है, तो आपने वहां पर 2 मिलेंगे, 2 में से आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आप क्या लिख दीजिए। तो अब आपको करना क्या है कि सबसे पहले उसका जो पहला अक्षर है उसको लिखना है। जैसे मानो वहां पर लिखा हुआ है कुसंग, और यहाँ पे लिख दिया आपने डॉट डॉट करके होता है। तो ये चीज जरूर शो करे, क्योंकि इससे ये मालूम चलता है कि आपने भाई पहले वाला पेसिज चुना है और ये इसके शुरुआती शब्द ये है और अंतिम शब्द ये है। तो इस तरह से वहां पर जरूर देखें। उसके बाद होता है अंशवर का खेल शुरू। तो आपको करना क्या है, अब आपको कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बस यहाँ पर आपको नंबर डालना है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, बस। और आंसर वगैरह कुछ नहीं, केवल 1 2 3। तो यहाँ पर आपने पहला आएगा उसका संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ वाले क्वेश्चन में ध्यान रखें, आप किस तरह से लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्य की पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक में जी, इतनी बड़ी रामायण की कोई जरूरत नहीं है आपको। आपको करना कैसे है, केवल यहाँ पर लिखना है पाठ का नाम, पाठ का नाम। जैसे मानो है मित्रता, तो यहाँ पर आप मित्रता भर देंगे। फिर डालना है आपको लेखक का नाम, तो केवल आपको यहाँ पर लेखक का नाम लिख देना है जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसको शुक्ल भी लिखना, शुल्क भी कर देते हैं बच्चे। तो इस तरह से आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम लिख देना है। तो समझ में आया बच्चों, ये चीजें वहां पर आपको संदर्भ में ही गिनी जाएगी और आपको 2 नंबर वहां पर मिल जाएंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन आएगा आपको रेखांकित अंश की व्याख्या। तो भाई हेडिंग डाल दे, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश की व्याख्या को करते कैसे, तो इसका मतलब है कि जो आपका पेसिज है उसमें से ना 1 या 1.5 लाइन आपकी अंडरलाइन होके आए। तो अंडरलाइन को ही वो हिंदी में रेखांकित अंश होता है। तो उसको लिखना कैसे है, उसका तरीका बताता हूँ बच्चों, जिससे आपको 2 नंबर पूरे मिलेंगे। तो उसका तरीका क्या है कि आपको सबसे पहले तो ये लिख दे, लेखक कहता है कि, लेखक कहता है कि। ऐसा लिखने के बाद जो भी आपकी अंडरलाइन है, तो कोशिश ये करें कि आप उन अंडरलाइनों का जो अर्थ है उसको आप अपने शब्दों में बदल दें, उसका उसको आप अपने शब्दों में बदलें। जैसे मानो लिख रहा है उसमें कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। तो इस बात का मतलब क्या बनेगा, सिंपल भाषा में लगाओगे कि बुरी संगति का बुखार बहुत ही खतरनाक होता है। आपको और बड़ा करके लिखना है, तो क्या लिखेंगे कि जिस प्रकार बुखार हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है, उसी प्रकार बुरी संगति भी हमारे लिए हानिकारक होती है। तो इस तरह से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक तो तरीका ये है बच्चों, जिसको हम अर्थ के हिसाब से लिखते हैं। दूसरा शॉर्टकट तरीका क्या है, सेंटेंस है कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है। तो आपको कुछ तो पता नहीं है, बस आपने 2 वर्ड को पकड़ लिया, कुसंग। तो आपने रखा भाई इसमें कुसंग को मैं जानता हूँ, कुसंग माने होता है बुरी संगति, और एक वर्ड पकड़ रखा है इस सेंटेंस में ज्वर, ज्वर को भी जानते हैं भाई बुखार। तो आपको केवल इन वर्डों को ही चेंज कर देना। तो आप क्या लिख देंगे कि बुरी संगति का बुखार बहुत ही बुरा होता है। तो या तो आप 2 शब्दों को चेंज करें, और जिन शब्दों को चेंज करें उनको भाई हाईलाइट कर दे, उन्हें काले पेन से लिखे या फिर उन्हें अंडरलाइन कर दे। और आपको लगता है कि भाई मैं पूरी लाइन का अर्थ ही बदल सकता हूँ, तो पूरी लाइन का अर्थ लिखे। पूरी लाइन का अर्थ नहीं बदल सकते तो उस सेंटेंस में आपको 3-4 शब्द जरूर बदलने पड़ेंगे, जब जाके टीचर आपको 2 नंबर देने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा बच्चों। तीसरा, इसमें तीसरा पॉइंट करना है क्या है बच्चों, तीसरा जो क्वेश्चन आएगा वह जो पेसिज है उसी के आधार पर आए। तो इस क्वेश्चन में बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं कि कुछ बच्चे ना शॉर्ट में आंसर लिखते हैं
तो आपको भाई शॉर्ट में नहीं लिखना है, आपको आंसर को पूरा करके लिखना है, जो भी आपके क्वेश्चन की लैंग्वेज थी। फॉर एग्जाम्पल जैसे वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कुसंग का ज्वर कैसा होता है, क्वेश्चन है कि कुसंग का ज्वर कैसा होता है। अब बहुत बच्चे का एक दिन बस लिख देंगे पूरा, बस तो सोच रहे 2 नंबर मिलेंगे, भाई नहीं मिलने वाले, टीचर बोला तुमसे आगे निकल जाएगा। तो आपको करना क्या है, पूरी भाषा लिखे, आपने पूरा सेंटेंस लिखना है कि कुसंग का ज्वर बहुत बुरा होता है। तो इस तरह से पूरा सेंटेंस लिखिए, फुल स्टॉप वगैरह लगाइए। तो कुसंग का ज्वर सबसे बुरा होता है, तो पूरा सेंटेंस लिखा, और बुरा वर्ड को आपने हाईलाइट कर दिया, तो देखो कितना अच्छा आंसर लगा। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों गद्य वाला भी आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। तो बच्चों मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, 1 मिनट में आपको यदि लगता है कुछ नोट करना है तो नोट कर लीजिए। जिसका होता रहे बेटा वो डन करके लिख भेजते रहना मैसेज, जिससे मुझे मालूम रहे कि कितने बच्चों का हुआ है। कशिश बिटिया और संजना बिटिया नहीं आई क्या आज? ओके साहिल। अनस बेटा अभी 20 मिनट क्लास और चलेगी अभी। संजना और कशिश, कशिश भाटी ये बच्चे नहीं आए क्या आज? आए तो रिप्लाई करें। ओके संजना बेटा। और फरदीन और सारिका आए हो तो वो भी बताएं। ओके अमन। ओके साहिल। ठीक है बच्चों, आगे का क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसके बाद बच्चों आपको ध्यान रखना है कि एक क्वेश्चन आपको श्लोक वाला आने वाला है, जो श्लोक में करेंगे तो संख्या डाल के यहाँ पे वर्ड लिखना है श्लोक, और इसको इस तरह से बंद कर देना। इतना करने के बाद तब आप पूरा श्लोक लिखें, और श्लोक जब आप लिख दे अच्छे से तो ध्यान रखें जो आपकी पहली लाइन है श्लोक की उसके पीछे का आपको एक फुल स्टॉप लगाना, और जो आपके श्लोक की दूसरी लाइन है उसके पीछे आपको 2 फुल स्टॉप लगाना। तो इस तरह से श्लोक के क्वेश्चन को करें, और ध्यान रखें श्लोक कम से कम 2 याद रखे जाए, और उनको एक बार लिख के अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, जिससे उसकी मात्रा वगैरह में कोई प्रॉब्लम आपको ना आए। और जब ये वहां पे अच्छे से आप लिख दें तो ये दोनों चीजें वहां पे जरूर करें, जिससे आपका श्लोक वाला क्वेश्चन जो है बहुत ही सुंदर दिखाई देगा। तो ये काम श्लोक वाले क्वेश्चन में जरूर करें। उसके बाद बच्चों जो आपका संस्कृत वाला क्वेश्चन आएगा, संस्कृत में अनुवाद वाला, उसका भी आपको पहले शुरू का वर्ड डॉट डॉट करके लास्ट का वर्ड, और फिर आपको हेडिंग डाल देना है उसमें हिंदी अनुवाद। और यदि उसका संदर्भ भी पूछे तो पहले संदर्भ डालेंगे। संदर्भ में आपको कुछ नहीं करना, वही चीजें बस पाठ का नाम होता है, बस पाठ का नाम जो भी है, मानो वाराणसी है तो आप यहाँ पर वाराणसी लिख देंगे। और वाराणसी पार्ट में से आने के बहुत चांसेस बन रहे हैं, और एक प्रबुद्ध ग्रामीण इन 2 पार्टों में से जरूर आ सकता है। तो आपको फिर हिंदी अनुवाद जैसे मैंने आपको संस्कृत पढ़ाई है तो संस्कृत
को का जो आंसर है उसको यहाँ पे आप लिखना शुरू करेंगे। तो ये बात आपको बच्चों ध्यान रखें। और हम अपने YouTube चैनल पे ना आने वाले समय में बेटा पूरे संस्कृत की हिंदी वगैरह भी अपलोड किया करेंगे, जिससे आने वाले बच्चों को कभी भी दिक्कत नहीं होगी। अच्छा बच्चों, तो ये संस्कृत वाला भी क्वेश्चन आप अच्छे से हैंडल कर लेंगे। अब चलते हैं सबसे बड़े क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका निबंध वाला। निबंध वाले क्वेश्चन में आपको प्रश्नोत्तर संख्या डालने के बाद यहाँ पर लिखना है आपको निबंध लेखन। निबंध लेखन ले लिखने के बाद आप किस विषय पे निबंध लिख रहे हो, आपने यहाँ पे नंबर तो डाल दिया के, खे, गे, और जो भी आपके यहाँ पर 4-5 निबंध आए, तो पहले तो कोशिश करें कि आप उनमें से ऐसा निबंध छांटे जो आपको अच्छे से याद हो, जो आपको अच्छे से आता हो और जिसके पॉइंटों को आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सके। तो ज्यादा हार्ड टॉपिक में ना जाए, उनमें से जो सबसे इजी हो उसको चुनिए। ओके, जिस पर आपको ज्यादा जानकारी हो, ज्यादा नॉलेज हो आपके पास। तो निबंध लेखन क्या लिख दिया, और यहाँ पर मानो आपने लिखा प्रदूषण। यदि आपका बच्चों प्रदूषण का, जनसंख्या का इस तरह का है तो ये सबसे इजी टॉपिक होते हैं, इनको ही करेगा। तो प्रदूषण लिख दिया। उसके बाद आपको फिर हेडिंग डालना है प्रस्ताव। तो प्रस्तावना में जो भी हमने लिखवाया हुआ है प्रॉब्लम टाइप में प्रदूषण के नाम, उसका प्रस्ताव कर लीजिए। ओके बच्चों, और उसके बाद कोई भी पॉइंट होता है उसके प्रकार वगैरह लिखे जाते हैं, उसके कोई भी समस्या है तो उसके कारण लिखे जाते हैं, उसके फिर उपाय लिखे जाते हैं, और उसके बाद लास्ट हेडिंग आपका आता है उपसंहार। अब मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूँ कि वहां पर इस प्रकार के निबंध आ गए कि भाई जितने हमारे सर लेकर आए उनमें से एक भी नहीं आया, तो वहां पे सर को गाली नहीं देनी है, अपना भाई दिमाग का प्रयोग करना है। उस स्थिति को भी बताता हूँ आपको। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, प्रस्तावना शुरू करनी है। प्रस्तावना से ही सारे निबंध शुरू होते हैं। उसमें हमें उस समस्या के बारे में लिखना होता है कि ये समस्या पूरे देश की समस्या है या राज्य की समस्या है। इस समस्या का सामना कितने तरह के लोगों को, यानी बच्चों को ज्यादा करना पड़ रहा है, बड़ों को ज्यादा करना पड़ रहा है, वृद्धों को ज्यादा करना पड़ रहा है, तो किस तरह के लोगों को समस्या का सामना ज्यादा करना। तो इस तरह से आपको कम से कम 4 सेंटेंस वहां पर लिखने होंगे। फिर आपको देखना है कि ये जो समस्या है इसके प्रकार तो नहीं है, जैसे मानो प्रदूषण है, इसके प्रकार बन जाते हैं, जल प्रदूषण, वायु, ध्वनि, मृदा, तो बहुत सारे प्रकार है। यदि आपको लगे प्रकार इसके बन सकते हैं तो प्रकार को एक्सप्लेन कीजिए। इसमें कम से कम आपको 6-7 वाक्य देने हैं। आपको फिर ढूंढने होते हैं कारण, तो कि भाई इस समस्या के कारण क्या है, ये समस्या कौन से रीजंस की वजह से पैदा हो रही है, तो भाई कम से कम उसके आपको 3 या 4 कारण लिख देने हैं। तो 4 सेंटेंस आप यहाँ पे कर लेंगे। फिर इन कारणों को क्या दूर किया जा सकता है, इसके उपाय क्या है, इनसे कैसे बचे, तो भाई 4 या 5 सेंटेंस आप उपाय पे लिख दें। फिर आपको लास्ट में उपसंहार लिखना है, इसमें एक सेंटेंस कॉमन होता है। वो क्या है कि उपयुक्त विवेचन के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जो भी समस्या, उसका नाम लिखो कि प्रदूषण की समस्या सभी के लिए एक भयंकर समस्या है। अब इसमें ना आप थोड़ा सा सुझाव डालें कि यदि समय रहते हुए इस समस्या को नहीं रोका गया तो एक दिन ऐसा आएगा कि सारा संसार काल के गाल में समा जाए, सारी दुनिया इसी समस्या की वजह से अस्त व्यस्त हो जाएगी। तो कुछ इस तरह के वहां पर आपको हाइपरबोल सेंटेंसेस यूज करने हैं, जिससे टीचर पर उसका इम्पैक्ट पड़े और इसकी लेंथ भी बढ़ जाए। तो इस तरह से बच्चों आप ऐसे ऐसे को भी कवर कर सकते हैं जिसके विषय में आपको कम जानकारी है या आपने पहली बार ही आप उसको कर रहे हैं। पर कोशिश ये करें कि जो आपने याद किया हुआ है उसमें से आए, जो आपने समझा है उसमें से आए, तो उसे पहले करें। ये फार्मूला आप तब लगाएं जब आपको समझ कुछ भी ना आ रहा हो। तो इस तरह से बच्चों आप निबंध वाले क्वेश्चन को कैरी करें। तो उम्मीद करता हूं बच्चों निबंध का क्वेश्चन भी आप अच्छे से कवर कर लेंगे। उसके बाद चलते हैं बच्चों, तो यदि आपको बच्चों ये हेडिंग कॉपी करने हैं तो आपको चलो 1 मिनट का टाइम देते हैं, जल्दी से फास्ट कॉपी कर लीजिए और कॉपी करके फटाफट डन लिखिए। उसके बाद हम शुरू करेंगे वो वाले पॉइंट जिनका सभी को इंतजार चल रहा है बच्चों,
जिन बच्चों की तैयारी वीक है, जिनका बीपी हाई लो हुआ पड़ा है कि भाई कैसे करेंगे, बहुत टेंशन में बैठे हैं, तो उनके लिए मैं 5 टिप्स देने वाला हूँ। वो 5 टिप्स फॉलो करो, आपका पेपर 100% अच्छा हो जाएगा। 50-60 नंबर आप आराम से निकाल देने वाले हैं। तो उन पॉइंटों को हम अभी शुरू करेंगे। आप इसे कॉपी करना चाहते हो कीजिए, फिर आप उन्हें शुरू कर देना। अब चलते हैं हम 5 टॉपिक जिससे आप एग्जाम को रेडी करें। नंबर 1, आपको एमसीक्यू को अच्छे से हल करना है। जो बच्चे वीक है, सारे बच्चे सुने, वीक है वो कुछ ध्यान से सुने बेटा। एमसीक्यू को हल कैसे करना है ओएमआर सीट में। ओएमआर सीट आपको भरनी नहीं आती तो वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगी बेटा। और फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वहां पर एग्जामिनर से आप पूछ के भी वहां पर भर सकते हैं। पर वैसे वीडियो बड़ा सिंपल है, आपको समझ में आ ही जाएगा। अब आपको एमसीक्यू करने हैं, जो आपके 20 एमसीक्यू है। आपको सबसे पहले सारे एमसीक्यू पढ़ते चले जाओ। उन एमसीक्यू में जो भी आपको एक बार भी क्लिक हो रहे दिमाग में, भाई इसका दूसरा, इसका तीसरा, इसका पांचवा, इसका सातवां, इसका आठवां, तो उनको फटाफट फटाफट आप कर दीजिए। तो ऐसा करने से क्या होगा कि हमारा दिमाग ना उन चीजों को जल्दी क्लिक कर लेता है जो हमने कभी याद करी हो, जो कभी हमारी मेमोरी में आई हो। हमारा दिमाग जल्दी से कैप्चर कर लेता है उन चीजों को। आपने देखा होगा, आप किसी बच्चे को देखो और आप उसे 5 साल बाद में देखोगे ना, तो माइंड भाई सारी मेमोरी रिवर्स कर देता है कि ये हाँ मैंने देखा था भाई। आगे ना समझ में, तो ऐसी हमारी माइंड की पावर होती है। इस माइंड पावर को बेटा ऐसे यूज करना है। तो मैंने एमसीक्यू का भी एक वीडियो बनाया हुआ है, उसमें भी ये टेक्निक है। ओके बेटा, गो एंड थ्रो टेक्निक कहते हैं इसे। तो सबसे पहले गो एंड थ्रो टेक्निक लगा देंगे, तो भाई जो आए तुरंत निपटा दो एमसीक्यू। इसके बाद होगा क्या कि आपको जो आधे एमसीक्यू बचे हैं उसमें आपको एलिमिनेट तकनीक लगा देनी है। मानो इसके 4 ऑप्शन है, कोई भी क्वेश्चन है इसके 4 ऑप्शन है, 1 2 3 और 4। तो आपको इन चारों ऑप्शन में ये देखना है कि भाई ऐसे कौन से 2 ऑप्शन हैं जो इसके आंसर हो ही नहीं सकते, जो बिल्कुल भाई अलग है, जो इस क्वेश्चन से लिंक ही नहीं है। आप 100% श्योर हो भाई ये तो है ही पक्का। हाँ मेरे सामने आया भाई तीसरा और चौथा, ये दो इसके क्रॉस है, दो तो है ही नहीं। अब बचे आप दो चीजों, ठीक है। आपके पास दो है तो हो गए, अब आपके पास दो है, इसका मतलब क्या है, आप राइट होने के चांसेस ज्यादा है। तो आपको इन दोनों में से अब एक चुनना है। यदि आप कभी भी स्थिति में ऐसे फंस रहे हो कि उसमें बी भी है और सी भी है या ए है और बी है, तो ध्यान रखना कम से कम 70% एमसीक्यू का आंसर बी को बिलोंग करता है। तो आप वहां पर बी लगा दें यदि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो पहले एलिमिनेट लगाएं, एलिमिनेट करते हैं उन्हें, और उसके बाद जो बचे उनमें से वो चुन लें, ठीक है। और यदि आपको उस क्वेश्चन से संबंधित कोई जानकारी है, कैसी तो जानकारी को दिमाग में दोहराएं कि किससे रिलेट करना है, समझ गए। तो इस तरह से आप वहां एमसीक्यू पर ध्यान, और फिर भी कोई एमसीक्यू ज्यादा डाउट में है तो भाई इसको छोड़ दें। जब लास्ट में 15-20 मिनट रह जाती है या आध घंटा रह जाता है एग्जाम का, तब उसको आप अच्छे से फिल कर दें। क्योंकि एमसी जो आपकी जो सीट मिलेगी, तो आप उस ओएमआर सीट में बार बार नहीं कर सकते कि आपने यहाँ पर भी बोला है तो उसको भर दिया, इसको मिटा के दूसरा भर दिया, नहीं, एक ही बार बोला भरना है कंप्यूटर, एक ही बार बोला भरना है। और गोले को ध्यान रखें बिल्कुल सही तरह से भरें। तो ध्यान रखें गोला भरते समय या तो ज्यादा कलर, उसका कलर वगैरह आउट नहीं जाना चाहिए, और पूरा भरना है। कुछ बच्चे आधा भर देते हैं, कुछ गोला भर उल्टा सीधा भर देते हैं जी, इस तरह से उसको पूरा भरना है। तो इस तरह से पहले पॉइंट में आपको एमसीक्यूआर से नंबर खींचने हैं। तो पहले टेक्निक समझ में बच्चों, अब आगे चलते हैं। नंबर 2, यदि आप जीवन परिचय में फंस गए, अब क्या करें सर, कुछ याद ही नहीं आ रहा है, आपको डिटेल याद है, तो आप अपने पास से जीवन परिचय में कुछ बात जोड़ जोड़ के, कैसे जोड़ते हैं ध्यान से सुनना बेटा। आपको लिखना है कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी, पिता की मृत्यु के बाद परिवार की सारी जिम्मेदारी इनके सर पर ही आ गई, इनका बचपन का जीवन बहुत ही कठिनता से बीता, ये बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज थे, इनकी प्रतिभा बहुत ज्यादा थी। तो इस तरह की बातें आप जीवन परिचय में
इसके बाद आ गया साहित्यिक परिचय। तो साहित्यिक परिचय में क्या लिखेंगे कि इनकी जैसी रचनाएं बहुत सारे कवियों ने लिखी है, किंतु जो बात इनकी रचनाओं में है वो बात किसी दूसरे कवि की रचना में नहीं है। एक तारीफ सूरदास का लिख रहा जैसे कि सूरदास की तुलना किसी भी दूसरे कवि के साथ नहीं की जा सकती। आगे और तारीफ लिख दो कि इनके जैसी रचनाएं कहीं भी किसी भी कवि की दिखाई नहीं देती है। ऐसे और तारीफ करना चाहो तो लिख सकते हो कि जब भी कोई भी इनकी रचनाओं को पढ़ता है तो उसका हृदय आनंदित हो जाता है। तो हृदय लिखना, दिल वगैरह तो आपको इस तरह से यूज करना है। तो इस तरह से आप साहित्य वाले को भी आप पढ़ा, रचना वाले को कैसे लिखना है कि इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, किंतु इन सभी रचनाओं में से प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। उसके बाद रचनाओं के नंबर सीधे निकाले जाते हैं और इस तरह से चीजें आप डाल सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 2 में जीवन परिचय गड़बड़ हो रहा है तो इस तरह से इसको बढ़ा दीजिए। ओके बेटा, ऐसे ही चलते हैं हम संस्कृत के अनुवाद में। यदि आप संस्कृत के अनुवाद में फंस गए तो आपको करना क्या है, जो टॉपर बच्चे हैं वो तो सारा राइट लिखे, पर जो बच्चे कमजोर है भाई छूट सकता है तो क्या करें, आप का जो संस्कृत का आपने पहचाने वाराणसी पाठ का है, आपको वाराणसी पाठ से संबंधित यदि कोई भी जानकारी है, भाई दूसरा बेसिस करवाया, आपको तो पहला याद है दूसरा तो याद नहीं है, तो आप पहले और दूसरे पाठ की जो भी भाई जानकारी आपके दिमाग में वो लिख दे। तो उससे क्या होता है कि आपका क्वेश्चन खाली नहीं गया, आपने वहां पे लिखा है तो उसी पाठ का, यदि टीचर थोड़ा सेंसिटिव है तो हो सकता है उसको आपको दृष्टि आ जाए तो आपको नंबर दे दे। एक पॉइंट, यदि टीचर जल्दबाजी में हुआ जल्दी फिल्म में चेक कर रहा है तो उसने देखा भाई हाँ संस्कृत में लिख रहा है इसी पाठ का है, चलो ठीक है, पता नहीं कौन से मॉडल में से कर रहा है, तो आपको नंबर वहां पर मिल जाएंगे। तो संस्कृत से ना घबराए, लिखे उसी पाठ से रिलेटेड जो भी जानकारी भाई वहां पर लिख के आए, तो यहाँ पे आपको नंबर मिलने वाले हैं। समझ गए? आगे पॉइंट नंबर 3 पे चलते हैं बच्चों। पॉइंट नंबर 3 पे आपको करना क्या है बच्चों, जो भी आप राइटिंग कर रहे हो बेटा उस राइटिंग को ना थोड़ा सा स्ट्रेच करो, स्ट्रेच करो, खींचो कि अक्षरों के बीच में गैप करके लिखो। जैसे आप लिख रहे हो वाराणसी प्रसिद्ध नगरी, प्रसिद्ध नगरी है, ठीक है, ऐसे नहीं आपको लिखना है वाराणसी फिर प्रसिद्ध नगरी है, इस तरह से आपको लिखना है वाराणसी प्रसिद्ध नगरी है। तो ऐसे स्ट्रेच करके लिखिए, जब आप लिख रहे हो पूरी कोई लॉन्ग चीज कर रहे हो तो 3-4 लाइन उसकी ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, तो इससे क्या होगा आपका क्वेश्चन सुंदर भी लग रहा है और उसकी लेंथ भी बढ़ गई, तो टीचर को क्या लगेगा भाई बहुत ज्यादा लिखा है, तो और जब ज्यादा लिखा है तो ज्यादा दिया देने पड़ेंगे टीचर को। इस तरह से लिखे, इस ट्रिक को अपनाए सारे बच्चे, कमजोर भी होशियार भी, डायरेक्ट देखना कॉपी पड़ेगी आपको नंबर भी मिलने वाले। तो ये पॉइंट बहुत ही मजेदार है, पॉइंट नंबर 3 ये आपको जरूर यूज करना है। अब चलते हैं बच्चों पॉइंट नंबर 4 में। अब आपको करना क्या है, जब पॉइंट नंबर 4 शुरू होगा तो उसका जो आंसर आपने लिखा तो उसमें कोई भी चीज इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज आपको पक्की जानकारी है तो आप अपना पेन लीजिए और उस चीज को अंडरलाइन कर ले बैठ जाइए। और जो बच्चे हमारे होशियार हैं, अच्छे टॉपर हैं, वो क्या करेंगे पूरा ब्लू पेन से लिखा और जो भी चीज आपको हाईलाइट रखनी है उसको तुरंत ही काले पेन से लिखते चले। अब समस्या ये होती है कि भाई आप फ्लो में लिख रहे हो तो आपको काले पेन यूज, तो आपको करना क्या है पूरे क्वेश्चन को पढ़ो, उस क्वेश्चन में आपको 4-5 जगह हाईलाइट जरूर करना है। हाईलाइट कैसे, वाराणसी एक प्रसिद्ध नगरी है, वाराणसी को लिखिए, यहाँ की पत्थर की मूर्तियां
यहाँ की पत्थर की मूर्तियां बहुत प्रसिद्ध है, आपने पत्थर की मूर्ति को अंडरलाइन कर दिया। यहाँ की रेशम की साड़ियां दूर दूर देशों में पसंद की जाती है, रेशम की साड़ियों को अंडरलाइन मारा। और आगे आपने एक वर्ड लिखा पसंद की जाती है, पसंद को अंडरलाइन मार दिया। तो इस तरह से आपने 5-6 चीजों को हाईलाइट कर दिया। अब होगा क्या, आपने जो हाईलाइट किया, अब टीचर वो ही देखेगा जो आप उसे दिखाना चाह रहे हैं, वो नहीं देखेगा जो देखना चाह रहा है, क्योंकि हाईलाइट चीजों पे हमारा दिमाग ज्यादा अट्रैक्ट होता है। तो आप भैया उन हाईलाइट चीजों पर विशेष ध्यान दें। आपने देखा नहीं, आप बंदा कितने अच्छे कपड़े लत्ते पहन के जाओ, सबने पहन रखे कॉमन है, पर एक बंदे के हाथ में कपड़ों के साथ साथ ना आईफोन भी है, तो सबका ध्यान कहाँ जा रहा है, आईफोन में। चाहे कोई कोई बोले या ना बोले, पर भाई सबका ध्यान आईफोन पर ही है, समझ रहे हो, क्योंकि वो हाईलाइट हो रहा है। तो आप वहां पे हाईलाइट जरूर कर, हाईलाइट करोगे तो टीचर पर इंप्रेशन जाएगा और आपको वह अच्छे नंबर दे देगा। ये मेरा दावा है बच्चों। तो आपको चौथे वाक्य में रखना है कि भाई मुझे हाईलाइट जरूर करना है। और नंबर 5 में बच्चों, नंबर 5 में आपको ध्यान रखना है कि भाई मुझे पूरे प्रश्न पत्र में एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। ये बिल्कुल कान घंटा मार लो बेटा कि एक भी क्वेश्चन मुझे छोड़ के नहीं आना, क्योंकि देखो आपने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया तो इसका मतलब क्या है कि आपको क्या टीचर नंबर देगा, आपने छोड़ दिया तो टीचर ने भी छोड़ दिया भाई, पूरे नंबर कट हो गए। यदि आपने उससे संबंधित कुछ भी लिखा, उससे संबंधित, ध्यान से ध्यान रखना, उससे संबंधित आपने कुछ भी लिखा तो आपको कुछ ना कुछ नंबर जरूर मिलने। तो कोई बच्चा माइंड ये ना करे कि मुझको ये नहीं आता या मैंने ये याद ही नहीं किया, कोई बहाना नहीं चलेगा। आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से करने। और नेक्स्ट बात, आपको अपनी राइटिंग को जितना भी सुंदर लिख सकते हैं, राइटिंग को सुंदर करें। और टाइम मैनेजमेंट को जरूर ध्यान दें। यदि आपका टाइम गड़बड़ हुआ तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें आने वाली। तो लास्ट में जो 15 मिनट की बेल लगे, उसे लगने पर सारी चीजें दोबारा से पढ़नी है। आपको कहीं फुल स्टॉप लगाने, फुल स्टॉप लगाने हैं, तो हाईलाइट चीजें रहनी है, हाईलाइट चीजों को निपटाना है। तो ये सारी चीजें आप कर देंगे। इसके बाद लास्ट पॉइंट सुने बच्चों, अब आपको करना है जो आपका प्रश्न पत्र है, सॉरी, जो आपकी कॉपी है, कॉपी के लास्ट पेज पर, अंतिम पेज पर, जैसे पहला पेज हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे बहुत सारे पेज होंगे। तो आपको एक पेज दोनों साइड से माना जाता है, इधर से भी और इधर से भी। तो आपको एक साइड यहाँ पर अंकों में अपना रोल नंबर डालना है। क्या डालना है, रोल नंबर। तो आपने छोटा सा रोल नंबर 3, 5, 7 जो भी आपका रोल नंबर ऐसे डाल के ऐसे बॉक्स में भरना। फिर अगले पेज पर लास्ट में छोटा, ज्यादा बड़ा नहीं, आपको ये डालना। इससे क्या होगा कि आपकी कॉपी की ओरिजिनलिटी बनी रहेगी कि हाँ सारे पेज आपकी कॉपी के, जिससे कभी किसी बच्चे के साथ मिस हैपनिंग हो जाए कि पेज वगैरह बदल जाए तो उसका डर नहीं रहता। तो सभी एक याद रखना, एक पेज है उसकी दोनों साइड है, तो उनमें कोई सी भी एक साइड आप इस चीज को लिख दें। तो ये आपको ध्यान रखना। और जो लेखकों की जन्म तिथि, मरण तिथि है, उसको थोड़ा सोच के ध्यान से लिखें, क्योंकि उसमें कटिंग वगैरह नहीं करनी है। तो ये चीजें आप 4-5 रूल्स जो है बेटा, इनको सभी बच्चे फॉलो करें, कमजोर बच्चे जरूर फॉलो करें, तो गारंटीड आपको अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। तो आप अपने ऊपर भरोसा करें, आप अच्छी तैयारी में है, मुझे विश्वास है बेटा कि आप बहुत ही अच्छी तैयारी कर चुके हैं और आप अच्छा एग्जाम दे सकते हैं। तो जब वहां पे जाए, अच्छा बिहेवियर यूज करें, उनको पोलाइटली जाए, कोई बात समझ में नहीं आती है तो टीचर से एक्सक्यूज मी करके आप उनसे पूछ सकते हैं। और टीचर आपको धमका रहा है तो आप भाई शांत होकर बैठे, टीचर की किसी भी बात का वहां पर विरोध ना करें। कोई तलाशी वाला आता है तो इजीली तलाशी दे दे, कोई चेकिंग वगैरह करता है आपके सामान की तो चेकिंग अच्छे से करा दो। और एक पॉइंट बता दो बच्चों आपको, जब आप एग्जाम दे रहे होंगे तो वहां पर एक रजिस्टर आता है जिसमें आपकी अटेंडेंस लिखनी जरूरी होती है। तो उस अटेंडेंस का ध्यान रखें कि जब भी वो रजिस्टर आए तो ध्यान रखें करने में ना लगे रहे, पता चली जल्दबाजी में आपकी सिग्नेचर नहीं हुई तो आपको मार्कशीट में ए बना मिलेगा कि आप अपसेंट थे। आप कहीं भी चिल्लाते रहना भाई मैंने पेपर दिया, तो ये गिनती नहीं होने वाली।
तो वहां पर आपको सिग्नेचर जरूर करना है, ये आपको ध्यान। और बच्चों जब आप वहां पर रूम में जाएं तो अपनी सीट वगैरह को अच्छे से चेक कर ले, और कोई बच्चा अपनी सीट वगैरह चेंज ना करे, क्योंकि अलाउड नहीं होता, वो सब क्रम से लिखिए कि कौन सीट कहाँ पर है। तो जहां भी आपको सीट मिल जाए बच्चों, तो जहां आपको सीट मिल जाए बच्चों, उसी सीट पे बैठ के आपको अपना एग्जाम दे। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। तो आज की क्लास हम समाप्त करने वाले हैं। जिन बच्चों को आज की क्लास अच्छी लगी वो थम्स अप लिखे। सभी के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, अच्छे से पेपर दीजिए और मुझे आकर गुड न्यूज दीजिए कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा रहा है। यदि आज हमारी फर्स्ट लाइव क्लास अच्छी लगी हो आपको तो थम्स अप लिखे, और आप चाहते हो कि हम और सब्जेक्टों में भी लाइव क्लास करें तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा बना होगा तो बच्चों हम इसे पब्लिक भी कर देंगे। तो धन्यवाद बच्चों, जय हिंद बच्चों।